बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर राज्य में एक गरीब किसान राघव रहता था। कई वर्षों के बाद बहुत मन्नतों से राघव के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राघव ने अपने पुत्र का नाम अरविंद रखा। अरविंद धीरे धीरे अब बड़ा होने लगा। वो स्वभाव से बड़ा ही उद्दंड बालक था। वह अक्सर अपनी उम्र के बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता। जब भी राघव अरविंद से कहता, अरे अरविंद बेटा, तू हमेशा झगड़े और मारपीट में ही समय बिताता है। अरे तू मेरे साथ खेतों में चला कर, वहाँ मेरे साथ काम में हाथ बटाया कर। कुछ सीखेगा, कुछ समझेगा, जीवन में आगे बढ़ेगा। यह क्या लड़ाई झगड़ा करता रहता है। अरविंद बोलता, अरे नहीं पिताजी, मैं खेतों में काम करने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे मुझे तुम्हारी तरह काम थोड़ी ना करना है। इसी प्रकार से समय आगे बढ़ता गया और अब अरविंद भी बड़ा हो गया था। फिर एक दिन राघव ने उससे कहा, अरे बेटा अरविंद, मेरी उम्र के हिसाब से अब मुझे कुछ थकान महसूस होती है। काम करते करते मैं थक जाता हूँ। अब भगवान की दया से तुम बढ़िया काम करने लायक हट्टे कट्टे हो गए हो, इसलिए अब तुम हमें कमा कर खिलाओ बेटा। हर पिता की यही इच्छा होती है कि उसका बेटा उसका ध्यान रखे, परिवार में जिम्मेदार बने, परिवार को आगे बढ़ाए। अरविंद बोला, पिताजी क्या बात कर रहे हो। अरे तुमने मुझे इतने दिनों तक खिलाया पिलाया है, तो सीधी सी बात है, कुछ दिन और खिलाओ पिलाओगे तो क्या हो जाएगा। यह सुनकर राघव चुप हो गया और पहले की ही तरह अपने काम में जुट गया। कुछ दिनों के बाद राघव ने फिर से अरविंद से बोला, अरे अरविंद, अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। अरे मैं बूढ़ा हो चला हूँ, लगता है कि थोड़े दिन ही जीवित रह पाऊंगा। अरविंद बोला, अरे पिताजी, अभी क्या इतनी जल्दी पड़ी है। अरे ज़रा मेरी दाढ़ी मूछें तो निकलने दो। इतनी जल्दी भगवान के पास जाकर क्या करोगे। अभी बहुत जियोगे, चिंता ना करो। जब मेरी दाढ़ी मूछ निकल आएगी तब मैं ज़रूर तुम्हारे लिए कुछ काम काज करूँगा। आखिर मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनेगी कि नहीं बनेगी। राघव के लाख समझाने पर भी अरविंद पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अपने साथियों के साथ सारा दिन आवारा की तरह घूमता फिरता। इसी तरह से कुछ वर्ष और बीत गए। एक दिन राघव ने अपने बेटे से बोला, बेटा अब तो तुम्हारी दाढ़ी मूछें भी निकल गई है। अरे अब तो कुछ काम धाम कर लो। बेटा अब तो देखो मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूँ। अरे मुझसे नहीं चला जा रहा है भाई, क्या करूँ मैं। अरविंद बोला, क्या पिताजी, कैसी बात करते हो। अरे तुम दोनों मेरे माता पिता हो। तुमने मुझे पैदा किया है तो मुझे जीवन भर खिलाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अरे भाई अपने फ़र्ज़ को निभाओ। यह क्या कहते रहते हो, बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। देखो सीधी सी बात है, मैं तो कोई काम काज नहीं करूँगा। तुम्हारा फ़र्ज़ है, निभाओ। अरविंद अपने पिता को ही नसीहत देकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। तब राघव ने अपनी पत्नी से कहा, कमला, मैं तो अरविंद को समझा समझा कर हार गया। उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नज़र नहीं आता। अब क्या करूं? क्या मैं इसी तरह से अपने बुढ़ापे में खेतों में काम करता रहूंगा। कमला बोली, आप इस प्रकार से दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि राज दरबार में जाकर अरविंद के खिलाफ महाराज सूर्यकमल से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज अरविंद को दरबार में बुलाकर डांट फटकार कर उसे सही राह पर ला देंगे। राघव बोला, हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो कमला, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन राघव विजयनगर के राजा सूर्यकमल के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। महाराज बहुत कष्ट में हूँ, कृपया न्याय कीजिए। राजा सूर्यकमल ने कहा, कहो तुम्हें क्या कष्ट है। राघव बोला, महाराज मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम अरविंद है। इस आस में कि बड़ा होकर वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला।
अब जब कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा बेटा अरविंद मेरा कोई काम ही नहीं करता। वह दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर आवारागर्दी करता रहता है। मेरे समझाने पर वह कहता है कि वह जीवन भर कोई काम नहीं करेगा। मैंने उसे पैदा किया है तो उसे खिलाने का फर्ज मेरा है। मुझे ही जीवन भर उसे कमा कर खिलाना पड़ेगा। राजा सूर्यकमल बोले, अच्छा ऐसा कहता है वो, यानी तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही स्वार्थी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। सैनिकों, इसी समय जाओ और अरविंद को हमारे सामने पेश करो। सैनिकों ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और शीघ्र ही वो अरविंद को लेकर महाराज के सामने उपस्थित हो गए। राजा अरविंद को देखकर बोले, अरविंद, क्या ये तेरे पिता हैं? अरविंद बोला, हाँ महाराज, ये मेरे ही पिताजी हैं। राजा ने कहा, तो क्यों रे अरविंद, तू इतना जवान और हट्टा कट्टा है, फिर भी काम काज क्यों नहीं करता? अपने बूढ़े माँ बाप को कमा कर क्यों नहीं खिलाता पिलाता? क्यों उनसे काम कराता है? अरविंद बोला, महाराज, मैं काम काज करूं भी तो भला क्या करूं? मैंने आज तक कोई काम काज सीखा ही नहीं, और अब तो काम सीखने की मेरी उम्र भी तो नहीं रही। क्या करूं मैं, बताइए महाराज। राजा बोले, अरविंद, तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें जो मर्जी वो करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो, यह तुम्हारी मर्जी है, परंतु तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। और खबरदार, अब फिर से मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ गए? अरविंद बोला, महाराज, आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? राजा बोले, अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वह काम है भी नहीं। चोरी करने में भी दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, दिमाग का, और मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बैठे चोरी नहीं हो जाती है। तुम जैसे निठल्ले और काम चोरों के बस का यह काम है ही नहीं। और तेरे जैसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के निपुत्र ही रहे। अरविंद मन ही मन सोच रहा था, भरे दरबार में मेरा इतना अपमान, यह राजा अपने आप को समझता क्या है? इसे क्या लगता है कि मैं इसके डराने धमकाने से काम धाम करने लगूंगा? अरे बिल्कुल नहीं। इसके बाद जब दोनों पिता पुत्र राज दरबार से बाहर आए, तब पिता ने कहा, चलो अरविंद, घर चलो बेटा। अरविंद बोला, नहीं नहीं पिताजी, बस बहुत हो गया, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। आज से तुम मेरे लिए मर गए हो और मैं तुम्हारे लिए मर गया। राघव बोला, अरे अरविंद, ये तू क्या कह रहा है? अरविंद बोला, ठीक कह रहा हूँ पिताजी, भरे दरबार में आपने मुझे अपमानित करवाया। अब आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी, है ना? अब मैं कोई काम धाम करूं या ना करूं, लेकिन मैं तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यह बात पक्की है, जा रहा हूं मैं। यह कहकर अरविंद वहां से चला गया। उसके पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु अरविंद नहीं रुका। अरविंद के जाने के बाद राघव सोचने लगा, अरे जाने भी तो इसे, जब कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो थक हार कर घर वापस ही लौट आएगा। इधर अरविंद नगर से बाहर निकलकर एक जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा। अरविंद ने सोचा, अरे मुझे चलते चलते तो अंधेरा ही हो गया, लगता है रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। वह जंगली जानवरों से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। आधी रात बीत चुकी थी। अरविंद पेड़ की डाल पर बैठा सुस्ता रहा था कि तभी उससे किसी आदमी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पेड़ से नीचे झांका तो देखा कि एक आदमी, जिसके सामने हीरे जवाहरात और मोतियों से भरी हुई थैली खुली पड़ी थी, वो आदमी अपनी इस दौलत को देखते हुए कह रहा था, अरे वाह भगवान वाह, आज तो तूने मुझ पर बड़ी कृपा की है। इस चोरी में मुझे इतना माल हाथ लग गया, वाह वाह। अरविंद उस आदमी की बात सुनकर सोचने लगा, यह तो अवश्य ही कोई चोर है जो चोरी का माल लेकर यहाँ आया है। काश
इतनी दौलत मेरे पास भी होती तो मज़ा आ जाता। इन्हीं सोच विचार में डूबे हुए अरविंद का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह फिसल कर उस चोर के सामने आ गिरा। उसे देखते ही चोर ने कहा, कौन हो तुम? कौन हो? अरविंद घबरा कर बोला, मैं अरविंद हूँ। चोर बोला, इस पेड़ पर इतनी रात को क्या कर रहे थे? बोलो। अरविंद बोला, बात यह है कि मैं घर से रूठ कर मतलब घर छोड़कर आ गया हूँ। मैं निकल आया। चोर बोला, क्या घर से रूठ कर आए हो? ए भैया, ऐसा क्या हो गया इतना मुंह फुलाए हो? बताओ, क्या बात हो गई ऐसी? तब अरविंद ने उस चोर को अपने बारे में विस्तार से बताया। सारी बात जानकर चोर मन ही मन सोचने लगा, यह लड़का हट्टा कट्टा है, क्यों ना इसे अपनी चोरी के धंधे में शामिल कर लूं। और चोर ने अरविंद से कहा, अरविंद देखो भाई, मेरा नाम है बाबूलाल चोर। भाई, क्या तुम चोरी का काम सीखना चाहते हो? अरविंद बोला, हाँ। बाबूलाल चोर बोला, अब अरविंद, चोरी का काम सीख करके तुम बहुत जल्दी ढेर सारी दौलत के मालिक बन जाओगी। फिर चोर बनकर ही तुम राजा सूर्यकमल से अपने अपमान का बदला भी ले सकते हो। क्या कहते हो, बनोगी चोर मेरी तरह? अरविंद बोला, हाँ, बात तो तुम ठीक कहते हो बाबूलाल चोर, मुझे तुम्हारी यह बात स्वीकार है। बाबूलाल बोला, ठीक है ना, यह हुई ना बात, तो चलो मेरे साथ मेरे घर, हम वहीं चलकर रहेंगे। अरविंद बोला, चलो ठीक है। फिर दोनों जल्दी ही बाबूलाल चोर के घर पर पहुंच गए। घर पहुंचकर बाबूलाल चोर ने कहा, अरविंद, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और अपने सारे चोरी के गुण तुम्हें सिखाऊंगा। अरविंद बोला, ठीक है भाई, मैं भी आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और वचन देता हूँ कि मैं मन लगाकर चोरी के गुण सीखूं और आपकी तरह ही एक महान चोर बनूंगा। बाबूलाल खुश होकर बोला, शाबाश अरविंद, शाबाश, बहुत बढ़िया। इस घटना के बाद वह सो गए। दूसरी तरफ अरविंद के माता पिता बहुत ही परेशान थे। खास तौर पर उसके पिता अब पछता रहे थे कि उन्हें महाराज के पास जाकर शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। अरविंद की माँ कमला फूट फूट कर रो रही थी। इधर बाबूलाल चोर ने अरविंद को चोरी करने के नए नए तरीके सिखा रहा था। उसने अरविंद से कहा, हाँ तो अरविंद, आज मैंने तुम्हें सिखाया कि किस प्रकार चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों पर रस्सा डालकर अंदर पहुंचा जाता है। समझ गए ना? 1 महीने के अंदर बाबूलाल चोर ने अरविंद को चोरी के सारे गुण सिखा दिए। धीरे धीरे समय बीतते गए। अरविंद ने बाबूलाल चोर के साथ मिलकर कई जगह चोरियां की। वह एक के बाद एक कई चोरियां करता गया और अब वह एक शातिर चोर बन चुका था। फिर एक दिन अरविंद ने अपने गुरु बाबूलाल से बोला, गुरु, बात यह है कि मैं विजयनगर के राजा सूर्यकमल के खजाने की चोरी करना चाहता हूँ। बाबूलाल बोला, अरे भाई, यह तू क्या कह रहा है? अरविंद पगला गया है क्या? अरविंद बोला, पगला नहीं गया हूँ गुरु, ठीक कह रहा हूँ। राजा सूर्यकमल ने भरे दरबार में मेरा अपमान किया था ना कि मैं कोई काम नहीं कर सकता और चोरी तो बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना? यहाँ तक कि मैं चोर भी नहीं बन सकता, ऐसा कहा था ना उसने। आज मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा और शातिर चोर बन गया। बाबूलाल बोला, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। फिर उसी रात गुरु और चेला दोनों ने राजा के खजाने पर हाथ साफ कर दिया। जाते जाते अरविंद ने राजा के खजाने में एक चिट्ठी छोड़ दी। सुबह होते ही यह खबर राजा सूर्यकमल तक पहुंची। सिपाहियों ने उन्हें वह चिट्ठी भी दिखाई जो अरविंद ने लिखी थी। उसमें लिखा था, राजा सूर्यकमल, याद कर, एक दिन तूने भरे दरबार में मेरा अपमान किया था कि मैं चोरी करने के योग्य भी नहीं हूँ। आज आँख खोल कर देख ले, मैंने तेरा खजाना चोरी कर लिया है। चिट्ठी पढ़कर राजा कहने लगा, ओ, तो यह उस अरविंद का काम है जिसके पिता कुछ दिन पहले ही दरबार में उसके खिलाफ शिकायत लेकर आए थे।
राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, राघव किसान के घर जाओ और अरविंद को पकड़कर हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। सैनिक बिना देरी किए राघव किसान की झोपड़ी पर पहुंचे। सैनिकों ने राघव से पूछा, अरविंद कहाँ है? राघव बोला, अरे वो तो घर पर नहीं है, वो कई महीनों से घर ही नहीं आया। सिपाही बोला, अरे झूठ बोलते हो तुम दोनों, चोरी के माल के साथ तुमने ही उसे झोपड़ी में छिपा रखा है। बताओ अरविंद कहाँ है? राघव सैनिकों की बात सुनकर चौंक गया और कहने लगा, क्या? चोरी के माल के साथ? क्या बात कर रहे हो? सैनिक बोला, हाँ चोरी। उसने राजा के खजाने की चोरी की है, समझे? और अब तो भगवान भी उसे मौत के मुंह से नहीं बचा सकते। तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बताओ कहाँ है वह? राघव रोते हुए बोला, हे भगवान, इसका मतलब मेरा बेटा अरविंद चोर बन गया है। सैनिकों ने जब अरविंद को झोपड़ी में नहीं पाया तो वह अरविंद की जगह उसके बूढ़े माता पिता को पकड़कर राजमहल में ले गए। राजा सूर्यकमल अपने सैनिकों को बोला, यह क्या है? अरविंद की जगह तुम इन्हें क्यों उठा लाए? सैनिक बोला, महाराज, अरविंद वहां पर नहीं था। जरूर इन दोनों ने ही उसे कहीं छुपा रखा होगा, इसलिए इनको उठा लाए। राजा बोला, अगर ऐसी बात है तो इन दोनों को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। और फिर ऐसा ही किया गया। अरविंद के माता पिता को कारागार में डाल दिया। उधर राजा के खजाने में हाथ साफ करने के बाद अरविंद और उसका गुरु बाबूलाल चोरी में मिली हुई दौलत को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। कुछ दिन और बीते। अरविंद और बाबूलाल ने कई जगहों पर चोरियां की। एक दिन जब वह दोनों रामनगर के महाजन के यहाँ चोरी करके अपने घर लौट रहे थे तो अचानक मौसम खराब हो गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वह दोनों गांव में एक दरवाजे पर खटखटाने लगे। अंदर से आवाज आई, कौन है? अरविंद बोला, हम परदेसी हैं, आंधी तूफान में फंस गए हैं, क्या हमें आज रात के लिए आसरा मिल सकता है? घर के मालिक ने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर ले आया और बोला, हमारे यहाँ अतिथियों का सत्कार किया जाता है, आप लोग निश्चिंत होकर बड़े आराम से यहाँ रात गुजार सकते हैं। कुछ देर बाद घर के मालिक प्रताप की बेटी उन दोनों के लिए खाना लेकर आई। उस लड़की को देखकर अरविंद उस पर मोहित हो गया और मन ही मन उससे प्रेम करने लगा। जब अरविंद और बाबूलाल रात को सोने के लिए गए तो अरविंद ने बाबूलाल से कहा, गुरु गुरु, यह लड़की तो मेरे दिल को भा गई है, क्या इसके साथ मेरा विवाह हो सकता है? बाबूलाल बोला, हाँ, अरे क्यों नहीं हो सकता, तू चिंता मत कर, मैं सुबह ही इस विषय में घर के मालिक प्रताप से बात करूँगा। सुबह होने पर बाबूलाल चोर ने प्रताप से कहा, हाँ तो मैं आपकी पुत्री के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रताप बोला, हाँ हाँ कहिए ना, बिल्कुल कहिए, क्या बात है? बाबूलाल बोला, श्रीमान, यह है मेरा बेटा अरविंद। मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है, लाखों की संपत्ति है, मेरा अपना घर है। आपकी पुत्री को देखकर मेरा बेटा उस पर मोहित हो गया है और उससे विवाह करना चाहता है। आपकी इस विषय में क्या राय है? प्रताप बोला, देखिए, कहीं ना कहीं तो मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना ही है। आप यह बताइए कि आपका पुत्र करता क्या है? बाबूलाल बोला, वैसे तो कुछ नहीं करता, क्योंकि इसे कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। अरे इसके बाप के पास लाखों की संपत्ति जो है, तो फिर यह क्या करेगा? वही संभालेगा और क्या। प्रताप बोला, देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका पुत्र कुछ काम काज या कारीगरी जानता भी है कि नहीं जानता? यदि जानता है तो क्या जानता है? बाबूलाल बोला, देखिए, सीधी बात कहूँगा कि मेरे पुत्र ने कभी कोई कामकाज या कारीगरी सीखी ही नहीं। अरे इसे कुछ भी सीखने की आवश्यकता भी नहीं है, यह मेरी संपत्ति का एकमात्र वारिस है, मेरे बाद सब कुछ इसका ही तो है।
प्रताप ने कहा, फिर माफ़ कीजिएगा श्रीमान, तब तो मैं आपके पुत्र के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूँगा। मैं धन का नहीं बल्कि गुणों का आदर करता हूँ। मैं उस लड़के को अपनी कन्या नहीं दे सकता जिसमें कला या कारीगरी के नाम पर कुछ भी ना हो। बाबूलाल बोला, तो यह बात है, ठीक है। तब बाबूलाल और अरविंद प्रताप के घर से विदा लेकर चुपचाप से चल दिए। बाबूलाल ने अरविंद से कहा, अरविंद, तुमने सुन ही लिया कि प्रताप अपनी पुत्री के विवाह में क्या चाहता है। अरविंद बोला, अब कुछ भी हो गुरु, मैं हर हाल में उसी लड़की से विवाह करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विवाह करूँगा तो उसी से करूँगा। बाबूलाल बोला, अरे लेकिन कैसे? प्रताप ने तो साफ साफ इनकार कर दिया, अब क्या? अरविंद बोला, अरे गुरु, मैं किसी रात प्रताप के घर पर हमला करूँगा और प्रताप की बेटी उर्मिला को बलपूर्वक अपने साथ ले जाऊँगा। फिर देखता हूँ क्या करता है उसका बाप। बाबूलाल बोला, हाँ, क्या करता है उसका बाप? ए भैया, ऐसा अनर्थ कभी मत करना अरविंद। यदि तुम जबरदस्ती उस लड़की को उठा ले जाओगे तो विवाह के बाद भी तुम कभी खुश नहीं रहोगे। यदि तुम सचमुच ही उर्मिला से विवाह करना चाहते हो तो चोरी करने के अलावा तुम्हें कोई और काम काज भी सीखना चाहिए, तभी तुम्हारे विवाह की इच्छा पूरी हो सकेगी, समझे? अरविंद बोला, तुम ठीक कहते हो गुरु, मैं अवश्य ही कोई ना कोई काम ज़रूर सीखूंगा। गुरु, आप ऐसा कीजिए कि आप अकेले ही घर जाइए, मैं इसी समय कोई ना कोई काम काज सीखने का जुगाड़ करता हूँ। सबसे पहले यह करना ज़रूरी है। बाबूलाल बोला, ठीक है, चलो, मैं घर में तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, ठीक है ना? बाबूलाल चोर के जाने के बाद अरविंद पास के नगर में पहुंचा और एक सुनार की दुकान पर गया। नमस्ते सेठ जी, मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मैं सुनार का धंधा सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे यह काम सिखाएंगे? सुनार ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सिखा दूंगा। अरविंद बोला, मैं आपके धंधे को कितने दिनों में सीख सकता हूँ? सुनार बोला, भले मानस 3 से 4 वर्ष लग सकते हैं। अरविंद बोला, ओ, इतने दिन तो सीखने में मैं धंधा खराब नहीं कर सकता, मुझे 3 से 4 दिनों में ही यह काम सिखा दो आप। सुनार बोला, अरे लगता है तू कोई मूर्ख है, तू मेरा काम नहीं सीख सकता, चल जा यहाँ से, भाग यहाँ से, मेरा समय खराब करने आ गया। सेठ ने डांट फटकार कर उसे वहाँ से भगा दिया। अरविंद बहुत ही कम दिनों में कोई ना कोई कामकाज या कारीगरी सीख लेना चाहता था, पर काम सीखने के सिलसिले में वह जहाँ जहाँ भी गया उससे यही जवाब मिला। हर कोई उससे यही कहता कि किसी भी काम को सीखने के लिए लंबा समय चाहिए। अरविंद हर जगह से निराश लौटने लगा। इसी उधेड़-बुन में जब वो जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ मजदूर अपनी पीठ पर अनाज की बोरियां लादे हुए जा रहे थे। उन्हें देखकर अरविंद सोचने लगा, हाँ, मजदूरी एक ऐसी कला है जो बिना सिखाए ही पल भर में आ सकती है। क्यों ना और काम धंधे छोड़कर मैं मजदूरी करना ही सीख लूं। हाँ, और अरविंद भी उन मजदूरों के साथ काम में लग गया। शाम होते होते अरविंद को भी उसकी मजदूरी मिल गई। अरविंद ने जो पैसे कमाए उन्हें लेकर वह सीधा उर्मिला के घर पर पहुंचा और उसके पिता प्रताप से कहने लगा, मैंने आपके कहे के अनुसार मजदूरी करने की कला सीख ली है। यह देखिए, यह पैसे मैंने मजदूरी करके ही कमाए हैं। तो क्या अब आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर सकते हैं? प्रताप बोला, हाँ, मुझे खुशी है कि तुमने मेरे कहने पर अमल किया। अब मैं अवश्य ही अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। अगले दिन अरविंद और उर्मिला का विवाह हो गया। विवाह के बाद ही अरविंद रोज मजदूरी का काम करने के लिए जाने लगा। तभी अरविंद के ससुर वहाँ पर आए और कहने लगे, अरविंद बेटा, यदि मेहनत मजदूरी करना ही है तो किसी दूसरे की क्यों करते हो? अपने खेतों में खुद के लिए मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? अरविंद बोला, आप यह क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं कुछ समझा नहीं।
प्रताप बोला, अरे बेटा अरविंद, देखो मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। तुम विजयनगर के किसान के बेटे हो। अरविंद बोला, क्या? आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? प्रताप ने कहा, बेटा, जब पहली बार तुम मेरे घर पर राहगीर बनकर आए थे ना, और तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था, तब मेरी बेटी को भी तुम बहुत पसंद आ गए थे और वह भी तुमसे विवाह करने को तैयार थी। तब तुम्हारे जाते ही मैंने अपने कुछ नौकरों को तुम्हारे पीछे जासूसी करने के लिए लगा दिया। उन्होंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे बारे में तुम्हारी सारी कुंडली पता लगा लिया कि तुम कौन हो, क्या करते हो और तुम्हारे माता पिता कौन है। बेटा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। चोरी करना बुरा काम है। इसे छोड़कर अपने खेतों में मन लगाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। अरविंद बोला, हाँ, शायद आप ठीक कहते हैं पिताजी। इसके बाद अरविंद अपनी पत्नी को लेकर बाबूलाल के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुजी, यदि मैं चोरी का जीवन छोड़ना चाहूं तो आप क्या उसकी आज्ञा देंगे मुझे? बाबूलाल बोला, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम मेरे बहुत अच्छे शिष्य हो। तुम चाहो तो आज और इसी समय चोरी छोड़ सकते हो। इसके लिए भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। अरविंद बोला, तब गुरुजी मुझे वो धन लौटा दीजिए जो मैंने अब और आपने राजा सूर्यकमल के खजाने से चुराया था। बाबूलाल चोर ने अरविंद को सारा धन लौटा दिया। इसके बाद अरविंद वो सारा धन लेकर राजा सूर्यकमल के दरबार में जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैंने आपके खजाने में चोरी करने का दुस्साहस किया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका सारा धन लौटाने के लिए आया हूँ। राजा सूर्यकमल आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, अरे, यह अनहोनी कैसे हो गई? वाह, परंतु फिर भी तुम सही रास्ते पर लौट आए हो। बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम तुम्हें क्षमा करते हैं। जाओ, खुश रहो। अरविंद ने लूटा हुआ सारा धन राजा को लौटा दिया और बदले में राजा ने उसके माता पिता को कारागार से छोड़ दिया। अब अरविंद अपने खेत के काम में जी तोड़ मेहनत करने लगा। उसके माता पिता उसका बदला हुआ रूप देखकर बड़े ही खुश थे। अब वह अपने पूरे परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन बिताने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।